Good evening, students. Today, welcome to the all of you in this lecture series on fluid mechanics. That is our first lecture on fluid mechanics. That is Introduction to Fluid and Fluid Mechanics. So, I am Pratik Pal from Rajki Engineering College, Kannauj. Today, I will discuss the introduction to fluid and fluid mechanics and more about properties and everything else states of matter, substances, what is the flow, and more. So, let's uh, start with the motivation of the day. Today, जो आज का हमारा मोटिवेशन है वो है परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो इस मोटिवेशन से थोड़ी प्रेरणा लेके हम आज की पढ़ाई को शुरू करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी। सो चलते हैं। बंद कर और आज नहीं लगा स्पॉटिफाई पर क्यों कर। बेसिकली सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जैसे ही चर्चा करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है इसको हम पहले समझते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स होती है बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज द फ्लूइड एंड सेकेंड वन इज द मैकेनिक्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज द फ्लूइड एंड सेकेंड वन इज द मैकेनिक्स। Fluid mechanics is the combination of two words. First one is the fluid and second one is the mechanics. So what is fluid? Fluid is any substances which has property to fluid. Any substance which can flow is called fluid. That is called fluid. And mechanics is the study of force and effect of force, that is called mechanics. So mechanics क्या है हमारी? Mechanics है it is the study of force and effect of force on a fluid. बेसिकली मैकेनिक्स का अगर मीनिंग निकालने जाए तो वो होगा हमारा स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन जब हम अगर इसी की बात फ्लूइड मैकेनिक्स के पर करेंगे तो इसमें एक और वर्ड जुड़ जाएगा,
बॉडी कैसी होनी चाहिए, तब डिफॉर्मेबल होनी चाहिए, ठीक है। और ये कंडीशन फ्लूइड पे लगाएंगे। तो देयर आर टू वर्ड्स, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड इज व्हाट? फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस which can flow is called fluid. And mechanics is the study of force and effect of force is called mechanics. So हमें यहाँ पर बेसिकली दो वर्ड्स की मीनिंग समझनी है। सब्सटेंस क्या होता है? तो बेसिकली सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मैटर। और हम अपनी प्रीवियस स्टडी में देखते हैं कि मैटर की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। सबसे पहले मैटर के पास तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज मास होगा उसके पास, आप कम से कम मास तो होगा, ठीक है। मास होगा। सेकेंड थिंग इज वो आपकी जो भी मैटर होगा वो आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ऑक्यूपाई द आपका स्पेस, जगह घेरेगा ना कुछ। थर्ड वन इज द आप उसको देख भी सकेंगे। भाई जो चीज एग्जिस्ट करती है जिसमें मास है आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है आप नंगी आंखों से ना देख पाए बट माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं। सो एंड सेकेंड वर्ड की हम एनालिसिस करने जाएं तो फ्लो। फ्लो क्या होता है बेसिकली? तो फ्लो, अगर हम फ्लो की बात करने जाएं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम एक एग्जांपल से देखें इसको, सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। दिस इज फिल्ड विद द वाटर। अब वाटर भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है क्योंकि ये मैटर है। और हमने पढ़ रखा है जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। So both there are 3 types of matter. First one is the solid, second one is the liquid, third one is the gases. So there are these two are category in fluid. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड, क्योंकि this has property to flow. तो बेसिकली हम क्या सोच रहे थे कि फ्लो क्या है? तो फ्लो क्या होता है कि फ्लो इज द, यहाँ पर relative change in position of molecules. Position of molecules. That is called flow. Relative change in position of molecules is called flow. अब लिक्विड और गैसेस के केस में ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है।
जबकि जो सॉलिड के केस में होता है वो जो void होती है between the two molecules is very less in the case of solid. So and intermolecular attraction force are greater in solid in comparable to liquid and gases. So solid cannot deform, या हम इसको बोल सकते हैं not flow, because the molecules in the solid are closely packed. So relative change in position of molecules in solid are negligible, या हम इसको बोल सकते हैं ना के बराबर, इनमें जो पोजीशन में चेंज होता है वो ना के बराबर होता है. सो सॉलिड हमारे किसकी कैटेगरी, ये कैन नॉट फ्लो, दिस इज द कैटेगरी ऑफ, इनको आप फ्लो नहीं करा सकते. अब एक आधा इसका एग्जांपल भले उल्टा हो जाए, क्योंकि एजम्पशन तो दुनिया में मौजूद है, फिर भी अगर सॉलिड नहीं हो, मतलब जो सॉलिड होगा वो आपका फ्लो नहीं करेगा. लिक्विड और गैस आपके फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं और इट हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो. नाउ अगेन वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. तो पिछले में हमने देखा था, पिछली स्लाइड में, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज द फ्लूइड एंड सेकंड वन इज द मैकेनिक्स. So fluid is the property to flow and mechanics is the study of effect of force on a fluid. तो इसको अगर हम समराइज करें तो हम क्या लिखते हैं, fluid mechanics is the science or engineering science in which we are studying force and effect of force on a fluid. ठीक है. और फ्लूइड क्या होता है, विच कैन फ्लो, क्योंकि हम फंडामेंटली जानते हैं कि बेसिक डेफिनेशन है, जिस चीज में बहने का गुण हो उसको हम द्रव बोलते हैं. अगर हिंदी में बात करें तो द्रव यांत्रिकी वह विज्ञान है, इंजीनियरिंग विज्ञान है, जिसमें हम एक द्रव जो कि बह सकता है उस पर बल और बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. ठीक है. अब हम आगे बात करेंगे डोमेन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. तो इट हैज बेसिकली 3 डोमेन्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. फर्स्ट वन इज द फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड वन इज द फ्लूइड काइनेमेटिक्स and third one is the fluid dynamics. So fluid statics is what? So in which domain we are study of fluid at rest position is called fluid statics, and in fluid kinematics, in which domain we are study the fluid at motion but not considering the cause of motion, it is called fluid kinematics. And third one is the fluid dynamics, in which domain we are study fluid at motion considering the cause of motion is called fluid dynamics. Now we are discuss the approaches of study of fluid mechanics. So there are two approaches of study of fluid mechanics. First one is the microscopic level and second one is the macroscopic level. जब भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करेंगे तो जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमारी चर्चा होगी उसमें एक छोटी सी चीज को भी कंसीडर किया जाएगा. जैसे सपोज देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या कोई भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, सो इनके बीच में जो स्पेस होगा हमने इसको इतना दिखा दिया है, बेसिकली ये इतना भी नहीं होता है. ठीक है. सो अगर हम जब भी चर्चा करेंगे तो जो ये वाला स्पेस है या जो ये वाला स्पेस है इन दोनों के बीच में, इसको हम बेसिकली बोलते हैं वॉइड. और ये दोनों एक दूसरे को जो सिमिलर बॉन्ड होते हैं एडेसिव फोर्स से जुड़े होते हैं. ठीक है. क्योंकि जो वाटर है सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही चीज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें एडेसिव फोर्स होगा. अब ये वॉइड माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब भी हम चर्चा करेंगे तो इस वॉइड को कंसीडर किया जाता है. जहां पर भी इस वॉइड को कंसीडर किया जाता है वो हमारी क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है. और जिस केस में इस वॉइड को क्या मान लिया जाता है,
नेग्लिजिबल मान लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल में होता है, इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसको नेग्लिजिबल मानने के फायदे क्या हैं, तो हम देखेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इन फ्लूइड। तो अब इसका फायदा क्या होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। और बेसिकली ये कंटिन्यूअस हमारा ही एजम्पशन है, क्योंकि हमने क्या मान रखा है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल में जो वॉइड है वो नेग्लिजिबल है, या हम इसको बोल सकते हैं देयर आर नो स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो अब हम इस एजम्पशन को कैसे देखेंगे, सो यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है दैट इज द नुटसन नंबर, इसको हम के यू से लिखते हैं। ठीक है, अब इस पर ज़्यादा चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आएगी जो नुटसन नंबर है। तो इट इज़ द बेसिकली रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ एंड इफेक्टिव लेंथ, या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आप बोल सकते हैं। सो दुनिया जानती है, हम लोग पढ़ के आए हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करते रहे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था, जब भी हम ओम के नियम का डेरिवेशन कर रहे थे या I बराबर NeABD को प्रूव कर रहे थे, देन वहाँ पर हमने देखा था कि मीन फ्री पाथ क्या होता था। इस केस में ओनली वहाँ पर जो हमारा कंडक्टर था और यहाँ पर हमारा फ्लूइड होगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब इस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब कहाँ है कि जो भी जहाँ तक हम जिस डिस्टेंस तक हम वाटर के प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना चाहते हैं, सपोज ये हमारा यहाँ तक वाटर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक इस डिस्टेंस को इस पॉइंट से यहाँ तक एनालाइज कर रहे हैं एल डिस्टेंस तक, तो ये हमारी एल होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ को एक बार फिर समझ लेते हैं हम। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसको रिलेट करते हैं। तो अगर हम हिंदी में बात करने जाएं, ये सपोज कीजिए कोई मॉलिक्यूल्स हैं, दो भाई वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, दो क्या बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने इनको अध्ययन करने के लिए अपने दिखा लिया है। तो इसमें क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में भाई फ्री हैं तो कोलिजन करते हैं, तो इनके बीच जो किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो चली गई दूरी होगी, दैट इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। तो इट इज द मीन फ्री पाथ लैम्डा। सो okay, now we are going on the अब किस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस है। तो जब भी के यू की जो वैल्यू है, यानी नुटसन नंबर की वैल्यू है, वो 0.01 से हो ज्यादा होगी, नहीं 0.01 से कम होगी, तब तक हम बोलेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है और हम स्टडी कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस में। ठीक है, अब बस इतनी ही चर्चा करते हैं नुटसन नंबर पे। वैसे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन आगे हम करते हैं स्टडी द फोर्स ऑन फ्लूइड। तो बेसिकली फ्लूइड पर दो फोर्स लगते हैं, कौन कौन से, एक सरफेस के कारण, सेकेंड बॉडी जो मतलब फ्लूइड है
भाई अपनी बॉडी के कार्ड भी तो एक फोर्स लगता है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स बाय इट्स ओन वेट। सो सरफेस फोर्स क्या होते हैं? फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड एलिमेंट बाय इट्स सराउंडिंग। जैसे कि फोर्स, आपका फ्लूइड कहीं पे भरा हुआ है तो सबसे पहले उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्य करेगा, शेयर फोर्स कार्य करेगा, नॉर्मल फोर्स आपका वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड द सरफेस फोर्स। तो सरफेस फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज द नॉर्मल फोर्स, it is along the normal to the area, and second one is the shear force along the plane of the area। और जब भी बॉडी फोर्स की बात करते जाएं तो ये बॉडी फोर्स है वो ड्यू टू मास लगता है किसी भी। तो ये बॉडी फोर्स इज ए फोर्स दैट एक्ट्स थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉडी फोर्स। So body force contrast with contact force or surface force which are exerted to the surface of an object. So it is the forces on fluid। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब डेंसिटी को और क्या बोल सकते हैं? और मास डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। तो इसका बेसिकली फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा रो इज इक्वल टू m अपॉन b। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी और मास डेंसिटी। सो हमने यहाँ पर लिख कर रखा है इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड। इन शॉर्ट, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ और मास डेंसिटी। अब जब भी इसकी यूनिट की बात करने जाएं तो इसकी यूनिट क्या होगी? जो एसआई यूनिट की बात करने जाएं तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम सीजीएस में बात करने जाएं, सीजीएस में जब भी हम बात करने जाएंगे तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम बोल सकते हैं सीसी भी लिखते हैं कभी कभी। इसका मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पर एक हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है। अगर किसी कंडीशन में हमारा रो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स जो हमारा मास है वो ज़्यादा है एट ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। सो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट मीडियम और डेंसर मीडियम, सघन बोलते हैं। अब आप लोग देखते होंगे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो भी ऐसे ही निकाली जाती है, बट वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नहीं, एरिया के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। ठीक है, जैसे कोई 1000 किलोमीटर एरिया है, वहाँ पर 10 लोग रह रहे हैं, और कहीं 1000 किलोमीटर एरिया पर सपोज 1200 लोग रह रहे हैं, तो डेंसर कौन सा होगा? जहाँ पे 1200 लोग रह रहे हैं। अब इसी केस में क्या होगा? अगर रो कम है हमारा, दैट मीन्स मास भी कम है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है तो वाटर होता है। अब अगर डेंसिटी ऑफ वाटर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ चेंज भी हो जाती है। सो ये जो 1000
किलोग्राम पर मीटर क्यूब है वो एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है, और ये जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब भी कम होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तब भी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी 1000 से। ठीक है, ये मैक्सिमम डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये कम क्यों होगी डेंसिटी? तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाएगी, इसलिए हमारी डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी। नाउ आगे वी विल डिस्कस द वेट डेंसिटी। अभी हमने पढ़ा था मास डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी क्या होगी? वेट डेंसिटी को सपोज हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा गामा क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और it is the ratio of weight and volume of a fluid, और weight per unit volume is known as the weight density। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? गामा से। अगर एसआई यूनिट की बात करो तो वेट की यूनिट क्या होती है? सो वेट इज क्या होता है हमें? वेट इज इक्वल टू एम जी अपॉन बी। सो mg की यूनिट क्या होगी हमारी? न्यूटन, और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो m अपान बी था वो अभी हमने क्या देखा था? वो रो के बराबर था हमारा, तो गामा इज इक्वल टू रो जी। अब वाटर के केस में गामा की वैल्यू कितनी होगी? सभी लोग जानते हैं जो जी है वो एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था जो हमारा रो ऑफ वाटर है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब था। अब इसकी वैल्यू रख दो तो हमें मिल जाएगा गामा ऑफ वाटर इज इक्वल टू द 9.81 into 1000 so it is equivalent to the 9810 Newton per meter cube. It is the weight density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, बट जनरली हम कंसीडर क्या करेंगे? 9810 ही, क्योंकि यहाँ पर ही मैक्सिमम होगी। अब बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, तो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और वो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे पास क्या होता है? वाटर। तो हम इसको लिखेंगे रो आर, relative density. So it is the rho of given fluid upon rho of water. So और ये हमारी जो क्वांटिटी है वो कैसी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। दुनिया जानती है रो ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 होता है। सो ये हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब ये दो केसेस में हमारा बनेगा, क्योंकि भाई फ्लूइड हैज प्रॉपर्टी
बिकॉज फ्लूइड में दो कैटेगरी है, वाटर और गैस। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक जी सफिक्स में ग्रेविटी। सो लिक्विड के केस में ये क्या होगा, एस जी ऑफ एल इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ वाटर। ऊपर वाला जो फार्मूला है वो लिक्विड के केस के लिए है, रो ऑफ वाटर। और जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी गैसेस के लिए निकालने जाएंगे तो हमारा बन जाएगा रो ऑफ गिवन गैस अपॉन रो ऑफ एयर एट STP। अब इन दोनों की वैल्यू, जो रो ऑफ वाटर की वैल्यू है वो STP पर आपको पता है, एट STP पर जो रो W है वो आपका होगा, वो होगा आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो आपका रो ऑफ एयर होगा एट STP पर वो होगी आपकी वैल्यू 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अगेन हम इसके न्यूमेरिकल को आगे डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी को अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।